हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिसिप्लिन लर्नर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 51। द फेजर डायग्राम ऑफ ए ट्रांसफार्मर ऑन लोड कैन बी ड्रॉन ओनली इफ यू नो। तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको क्या कौन कौन से पैरामीटर पता होना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर्स ऑफ द ट्रांसफार्मर, ये ऑप्शन आपका सही होगा। लोड करंट, ये भी आपका ऑप्शन सही है, ये भी पता होना चाहिए फेजर डायग्राम के लिए। लोड पावर फैक्टर, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। कंसीडर द सर्किट शोन इन द गिवन फिगर। आपका R1 दे दिया है 900 ओम, R2 दे दिया है 100 ओम। फिर पूछ रहा है फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड द प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न रेशियो में भी। तो आपका टर्न रेशियो की वैल्यू पूछ रहा है ये। यहाँ से सबसे पहले आप सेकेंडरी को प्राइमरी में रेफर कर दीजिए। ये आपका सप्लाई वोल्टेज हो गया, ये आपका सोर्स रेजिस्टेंस है प्राइमरी रेजिस्टेंस, और ये आपका रेफर्ड सेकेंडरी रेजिस्टेंस पूरी प्राइमरी हो गया। R2 डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये n स्क्वायर इंटू सेकेंडरी रेजिस्टेंस, और ये आपका सोर्स रेजिस्टेंस R1 दैट इज 900 ओम। यहाँ से आप मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या होता है, लोड रेजिस्टेंस इक्वल टू सोर्स रेजिस्टेंस। तो RL की वैल्यू दी हुई है आपकी n स्क्वायर इंटू 100, सोर्स रेजिस्टेंस दिया हुआ दैट इज R1 900। ये काम नहीं कर रहा 900 ओम। यहाँ से आपकी n की वैल्यू हो जाएगी 3/1। ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द मशीन कैरेक्टरिस्टिक गिवन इन लिस्ट 1 विद दियर करस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज गिवन इन लिस्ट 2। तो आप मिलान कर लीजिए इसका। पहला देखते हैं ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। तो ओसीसी किसके किसके बीच ड्रॉ होता है, नो लोड जनरेटेड वोल्टेज दैट इज ईजी इंटू ईजी एंड IF दैट इज फील्ड करंट। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन 3, ए का 3 हो जाएगा। वी कर्व आपका आर्मेचर करंट और फील्ड करंट, ये आपको हो जाएगा ऑप्शन 4। और इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक ये हो जाता है ईजी और दैट इज जनरेटेड वोल्टेज एंड आर्मेचर करंट, ये कौन सा मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन 2। इन्वर्टेड वी कर्व होता है आपका पावर फैक्टर एंड फील्ड करंट, तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। तो देख लीजिए 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। When the load on transmission line is equal to the surge impedance loading, ये कह रहा लोड ऑफ ट्रांसमिट, लोडिंग क्या है आपका, इज इक्वल टू सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग। तो इस केस में क्या होगा, रिसीविंग इन वोल्टेज इक्वल टू सेंडिंग इन वोल्टेज, और पावर फैक्टर यूनिटी होगा। अगर जो यही लोडिंग आपका लेस देन नहीं चल रहा है यार आज का, सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग होता तो क्या होता है, ये VR लेस देन, और लोडिंग सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग से कम होता
तो आपका ये हो जाता वी आर ग्रेटर देन सेंडिंग एंड वोल्टेज। वी आर मतलब रिसीविंग एंड वोल्टेज है। तो ये इस केस में आपका क्या होता है, फेरेंटी इफेक्ट होता है। उसको हम कम करने के लिए क्या यूज करते हैं, शंट इंडक्टेंस। और अगर यही लोडिंग आपका ग्रेटर देन सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग होता तो आपका क्या हो जाता, सेंडिंग एंड वोल्टेज ग्रेटर देन रिसीविंग एंड वोल्टेज। इस केस में पावर फैक्टर लीडिंग होता, दूसरे केस में, और थर्ड केस में लैगिंग इन नेचर पावर फैक्टर। ये फर्स्ट केस में क्या होता है, यूनिटी होता। मैच कर लीजिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, जब सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग इज इक्वल टू लोड के बराबर है तो। द रिसीविंग इन वोल्टेज इज लेस देन द सेंडिंग इन वोल्टेज, ये आपका गलत ऑप्शन है। द सेंडिंग इन वोल्टेज इज लेस देन रिसीविंग इन वोल्टेज, ये भी गलत ऑप्शन है। द रिसीविंग इन वोल्टेज इज इक्वल टू द सेंडिंग इन वोल्टेज, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। A distance relay is said to be inherently directional if its characteristic on RX diagram। तो ये कह रहा है कोई डिस्टेंस रिले इनहेरेंटली डायरेक्शनल कब कहलाएगा। तो इनहेरेंटली डायरेक्शनल कौन सा होता है, मोह रिले या एडमिटेंस रिले, मोह या एडमिटेंस। अब ऑप्शंस कौन कौन से हैं, इट्स स्ट्रेट लाइन ऑफसेट फॉर्म टू द ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन नहीं होता, सर्कल होता, पास थ्रू ओरिजिन। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, इज ए सर्कल दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। मोहर रिले में क्या होता है, आपका सर्कल कैसे पास होगा था, थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास होगा। ये सही से ड्रा नहीं हो रहा, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। इन परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग इंस्ट्रूमेंट द सेंट्रल स्प्रिंग स्टिफनेस एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट डिक्रीज बाय 0.04% एंड 0.02% ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। With a rise in temperature of 10 डिग्री सेल्सियस the instrument reading will be 1 डिग्री सेल्सियस से क्या हो रहा है, 0.4%, 0.2 का चेंज, डिक्रीज या चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, चेंज इन डिफ्लेक्शन ज्ञात कर लीजिए, परसेंटेज चेंज इन डिफ्लेक्शन। होप आप राइटिंग समझ ले रहे होंगे मेरा। अभी ये पेन नया नया है तो मुझे यूज करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, पर आप क्वेश्चन समझने की कोशिश करें बस। तो यहाँ से परसेंटेज चेंज इन डिफ्लेक्शन हो जाएगा 0.0% माइनस 0.02%, आपका हो जाएगा प्लस 0.02%। ये आपका इंक्रीज हो, प्लस मतलब इंक्रीज होगा। तो आप यहाँ से अब ये 1 डिग्री सेल्सियस के लिए हो रहा है, अब 10 डिग्री सेल्सियस पे पूछ रहा है, और 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज द डिफ्लेक्शन विल बी, द डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा 0.02% इंटू 10 हो जाएगा आपका 0.2%। तो इंक्रीज बाय 2% हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। ए 50 हर्ट्ज 3-phase synchronous generator has an inductance per phase of 15 millihenry. The capacitance of generator and circuit breaker is 0.002 microfarad. What is the its natural frequency of oscillation? तो आपसे नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पूछ रहा है, तो एफ एन बराबर हो जाएगा, दैट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल से।
अब यहाँ पे एल की वैल्यू दी हुई है, सी की वैल्यू दी हुई है, इसे सॉल्व कर लीजिए आप। आंसर आपका आ जाएगा 29 किलो हर्ट्स। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। A three-phase alternator generating unbalanced voltage is connected to an unbalanced load through a three-phase transmission line as shown in figure। ये आपका अल्टरनेटर का सर्किट दिया हुआ। अब कह रहा है कि द न्यूट्रल ऑफ द अल्टरनेटर एंड द स्टार पॉइंट ऑफ द लोड आर सॉलिडली ग्राउंडेड। द फेज वोल्टेज ऑफ द अल्टरनेटर आर, ये की दिया वैल्यू 10 एंगल 0 वोल्ट, ई बी बराबर 1 एंगल 90 वोल्ट 90 डिग्री, इसी बराबर दिया है 120 डिग्री। द पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ द लोड करंट इज, क्या पूछ रहा है ये आपका IA1 की वैल्यू पूछ रहा है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप IA की वैल्यू हर पेज में करंट निकालिए। IB हो जाएगा ये IC, ये बहुत साइड में ग्राउंडेड है, तो हम इसे 3 इंडिपेंडेंट सर्किट मान सकते हैं और अलग अलग सर्किट में करंट की वैल्यू अलग अलग फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ कैलकुलेट करता हूँ। IA बराबर क्या हो जाएगा, ये अपॉन ZA, ये की वैल्यू दी हुई है आपको 10 एंगल 0 अपॉन ZA दिया हुआ J 0 1.0 एंड 1.0, तो ये हो जाएगा J 2.0। यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी 5 एंगल -90। इसी तरह IB निकाल लीजिए आप, EB अपॉन ZB, तो EB की वैल्यू दी हुई है -90, 1 एंगल -90 कर दीजिए इसे। ये भी हो जाएगा आपका 10 एंगल 0 अपॉन ZB की वैल्यू हो जाएगी J3, दैट इज 3.33 एंगल -180। ये आपको -90 डिग्री एंगल दिया हुआ है। IC बराबर हो जाएगा 10 एंगल 120 डिग्री ऑन डिफरेंस हो जाएगा आपका 4, J4 मीन्स -90 इंटू यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी IC की 2.5 एंगल 30। अब आप जानते हैं पॉजिटिव सीक्वेंस करंट बराबर क्या होता है, IA1 बराबर होता है IA प्लस अल्फा IB प्लस अल्फा स्क्वायर IC। अल्फा की वैल्यू होती है 1 एंगल 120 डिग्री। यहाँ से आप वैल्यू पुट कर देंगे इन सब के IA IB IC के विद अल्फा, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने सॉल्व किया इसे, 1 मिनट। आपका एंगल आएगा ये 3.5, IA1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3.5 एंगल -18.89,
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.5 एंगल 81 डिग्री -81 डिग्री। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स लिमिट्स द डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर ऑफ अ परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग इंस्ट्रूमेंट टू अबाउट 90 डिग्री। इट्स डैम्पिंग मैकेनिज्म। ये इफेक्ट नहीं करेगा। लिनियरिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन विच द कॉइल मूव्स। ये आपका सही ऑप्शन होगा। कंट्रोलिंग स्प्रिंग अरेंजमेंट, ये भी आपको फर्क नहीं करेगा। शेप ऑफ द पोल शू ऑफ द हॉर्स शो मैग्नेट, ये आपका सही ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन मैच कर लेते हैं। 1 एंड 3 ये गलत ऑप्शन है। 2 एंड 4 ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। A permanent magnetic moving coil type ammeter and a moving iron type ammeter are connected in series in a resistive circuit fed from output of a half wave rectifier. यहाँ पर दिया है half wave rectifier voltage source. If the moving iron type reads 5 ampere, moving iron आपका 5 एम्पियर पड़ रहा है, then PMC type instrument is likely to read. तो आपका मूवी आयरन क्या कैलकुलेट करता है, आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस की वैल्यू दे दी है आपको 5 एम्पियर। सबसे पहले आप इसे क्या करेंगे, परमानेंट टाइप क्या करता है, एवरेज वैल्यू को पढ़ता है। तो और हाफ वोल्टेज रेक्टिफायर दिया है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, आई आर एम एस बराबर होता है आई एम बाई 2। आई एम की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 2 आई आर एम एस। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका PMC टाइप इंस्ट्रूमेंट इज लाइकली टू रीड। ये आपका एवरेज वैल्यू मेजर करता है। यहाँ से हो जाएगा आपका आई नॉट इज इक्वल टू आई एम बाई आई फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। आई एम की वैल्यू दी हुई है आपको 5 इंटू 2 इंटू 5 एम्पियर वन पाई हो जाएगा आपका 10/5। आपका ये आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी 3.18। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। इन अ डिजिटल वोल्टमीटर इनपुट सिग्नल is integrated for a duration of 500 clock cycle to eliminate the effect of 100 Hz noise present in the signal. What is the maximum clock frequency? यहाँ से हो जाएगा f clock maximum बराबर total number of cycle and minimum for getting maximum clock frequency is n बराबर 1 पुट कर देंगे आप। मिनिमम सबसे 1 होता है इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। यस, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ वैल्यू रख दिया 1 हो गया। ये एफ एस की वैल्यू दी हुई है कितनी 100 हर्ट्स। 500 इंटू 100 हर्ट्स 50,000 500 इंटू 100 ये हो जाएगा आपका 50 किलो हर्ट्स। तो सही राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कनेक्शन विथ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। The resolution of a 10-bit DAC is necessarily equal to 0.1% of its
फुल स्क्रीन रेंज, ये आपका सही ऑप्शन है। द लिनियरिटी ऑफ ए डीएससी that is digital to analog converter depends principally on the accuracy of register used, ये भी आपका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, सॉरी। द R2R ladder type digital to analog converter requires less number of register compared to weighted register type of digital to analog converter, ये आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। ये पॉसिबल, मतलब पॉसिबल नहीं है, डिजायरेबल नहीं है, पॉसिबल तो हो सकता है। द आउटपुट ऑफ ए डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर शुड बी मोनोटोनिक, ये आपका ऑप्शन सही हो सकता है। देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। 1 3 4 ये गलत ऑप्शन है। 1 2 3 ये भी गलत ऑप्शन है। 1 2 4 सी ऑप्शन विल बी राइट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। द करंट थ्रू द करंट कॉइल ऑफ ए वाटमीटर इज गिवन I बराबर 1 + 2 sin omega t एम्पियर and the voltage across the pressure coil is V is equal to 2 + 3 sin 2 omega t, the wattmeter will read। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P बराबर या W बराबर, यहाँ से मैं W लिख देता हूँ, W बराबर हो जाएगा VT इंटू IT। VT की वैल्यू आप यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + 3 नोट कर लेते हैं, 2 + 3 sin 2 ओमेगा t, तो यहाँ से आपको आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। द करंट थ्रू द करंट कॉइल ऑफ अ वाटमीटर इज गिवन बाय 1 + 2 sin omega t एम्पियर and the voltage across the pressure coil is 2 + 3 sin 2 omega t volt, the wattmeter will read। मैं आपका वाटमीटर की रीडिंग पूछ रहा है। P बराबर हो जाएगा आपको यहाँ से V इंटू आई, यहाँ से आप V इंटू आई करेंगे जब 2 प्लस साइन के टर्म में ये आगे के वैल्यूज आएंगे, तो यहाँ से आपके साइन के एवरेज वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ सिर्फ आपको बच जाएगा 2 वाट। ऑप्शन सी विल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। A single phase load is connected between R and Y terminals of a 415 volt symmetrical 3-phase 4-wire system with phase sequence RYB, आपका phase sequence RYB दिया हुआ। The wattmeter is connected in the system as shown in the given figure. The power factor of the load is 0.8 lagging, the wattmeter will read। तो सबसे पहले आप सर्किट के फेज वोल्टेज ज्ञात कर लीजिए। आर को हम रेफरेंस मानते हैं, फेज आर को, तो वी आर एन बराबर हो जाएगा 415 एंगल 0√3। सिमिलरली वी वाई वन क्या हो जाएगा, इट इज वाई फेज वोल्टेज कितना हो जाएगा 415 एंगल 120 अपॉन √3। सिमिलरली वी बी एन क्या हो जाएगा 415 अपॉन ये एंगल -240 अपॉन √3। अब क्या हमें करना है, वो वी आर वाई की वैल्यू चाहिए वाट मीटर रीडिंग के लिए।
तो वी आर वाई हो जाएगा वी आर एन माइनस वी वाई वन। यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा 415 एंगल 30। आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 415 एंगल 30 डिग्री। अब यहाँ से लोड करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। आई एल बराबर हो जाएगा आपका वी आर वाई अपॉन टोटल लोड इम्पीडेंस। वी आर वाई आपने कैलकुलेट कर लिया कितना है 415 एंगल 30 अपॉन जेड दिया 100 और एंगल हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स 0.8 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 36.87। यहाँ से आई एल की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4.15 एंगल माइनस 6.87 एम्पियर। तो यहाँ से 8 मीटर की रीडिंग आपको पता लग जाएगी। ये क्या हो जाएगी ये आई एल की वैल्यू किससे कर आई एल की वैल्यू आपकी आई एल लिख सकते हैं करंट कॉइल की वैल्यू आई सी सी। अब देखते हैं फेज एंगल आपको यहाँ से पता चल जाएगा आई बराबर एंगल जो आपका वी बी एन के बीच है दैट इज -240 और करंट कॉइल का जो करंट फ्लो रही है उसका फेज। ये हो जाएगा आपका -240 माइनस 6 पॉइंट हो जाएगा माइनस माइनस 6.1 6.87। से फाई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 233.13। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए वाट मीटर की रीडिंग। डब्ल्यू बराबर हो जाएगा वी वी एन इंटू आई एल दैट इज आई सी सी टू कॉस फाई। जब वैल्यू पुट करेंगे सबकी तो आ जाएगा आपका -597 वाट। दैट इज ऑप्शन डी। होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Question number 65. The AC bridge shown in the given figure is used to measure the impedance Z. If the bridge is balanced for oscillator frequency F is equal to 2 kilohertz, the impedance Z will be. इसको बेसिक बैलेंस कंडीशन में आप जानते हैं क्या होता है जेड ए बी इज इक्वल टू जेड ए बी इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ अपोजिट ब्रांच इज इक्वल टू अपोजिट ब्रांच हो जाएगा जेड ए बी इज इक्वल टू जेड सी डी। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। द AC bridge shown in the given figure is used to measure the impedance Z. If the bridge is balanced for oscillator frequency F is equal to 2 kilohertz, the impedance Z will be. यहाँ पे इस Z की वैल्यू ज्ञात करनी है एट बैलेंस कंडीशन जो कि 2 किलोहर्ट्ज पे बैलेंस हो रहा है। तो आप सीधे क्या कर सकते हैं यहाँ पे यहाँ से जेड ए बी दिया है 500 ओम। जेड बी सी आप कैलकुलेट कर लेंगे क्या हो जाएगा यहाँ से जेड बी सी हो जाएगा
आर बी सी जो कि 300 ओम दिया है, आर बी सी प्लस 1/j⍵c। इसी तरह आर ए डी क्या दिया है, जेड ए डी हो जाएगा आपका आर ए डी प्लस j⍵l। यहाँ से आप इस ब्रांच की इम्पीडेंस कैलकुलेट कर लेंगे। अब सीधे आप क्या कर देंगे, इट बैलेंस कंडीशन जेड ए बी इंटू अपोजिट ब्रांच दैट इज जेड सी डी इज इक्वल टू जेड बी सी इंटू जेड ई डी। अब यहाँ से आप जेड सी डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे आराम से। सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा 260 प्लस j0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द बूलियन लॉजिक फंक्शन गिवन इन लिस्ट 1 विद देयर corresponding इनवर्स फंक्शन गिवन इन लिस्ट। तो इसको मैं एक ऑप्शन लेके समझा दे रहा हूँ, आप उसी तरह कर लीजिएगा। तो जैसे आपको a प्लस बी सी का इनवर्स निकालना है, तो डायरेक्ट आप इसका इनवर्स कर दीजिए इस तरह। ये हो जाएगा a, डिमॉर्गन लॉ से क्या हो जाएगा, ये a बार इंटू बी सी बार। आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, a बार इंटू बी बार प्लस सी बार। अगेन डिमॉर्गन लॉ मैंने लगा दिया। तो देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, तो और का 3 हो जाएगा। सिमिलरली इसको आप पहले ए प्लस बी सी प्लस सी ए को कॉमन ले लीजिए इसमें, तो ये बचेगा आपका 1 प्लस बी, 1 प्लस बी 1 हो जाएगा। तो आप कॉमनली बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसे सॉल्व करेंगे फर्दर, तो ये कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, इसका मैंने ऑलरेडी कर रखा है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, बी का 2 हो जाएगा ये, और ए बी प्लस ए बार बी बार प्लस सी बार, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन क्यू का 3। क्यू का 3, ए प्लस बी सी कितना आया था, पहला ऑप्शन आया था यार, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। और एस का जो बचा है क्या बचा है, 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। A multi-stage amplifier has a low pass response with 3 real poles at S is equal to -1, ω1, -ω2 and ω3. The approximate overall bandwidth be the amplifier will be given by, so P बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3 आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। एन a stable multi vibrator circuit using IC 555 timer is shown below. Assume that the circuit is oscillating steadily. ये स्टेबल वाइब्रेटर का सर्किट दिया हुआ, ये आपका 9 वोल्ट क्या हो जाएगा, VCC की वैल्यू है। ये क्या पूछ रहा है, द वोल्टेज VC अक्रॉस द कैपेसिटर वेरीज बिटवीन। आपको पता होगा, ग्राफ यहाँ मैं बना दे रहा हूँ। ये होता है आपका लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज, इसको आप लिख सकते हैं VLT, और ये होता है आपका ऊपर VUT, दैट इज
पर थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ग्राफ एग्जैक्ट नहीं बन पा रहा है, तो आप समझ रहे होंगे कि आपकी वीसी की वैल्यू होती है। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में ये किन के बीच वेरी करेगा, तो आप वीएलटी और वीयूटी कैलकुलेट कर लीजिए। लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या हो जाएगा, वीसीसी बाई 3। वीसीसी की वैल्यू दी है 9 वोल्ट, 9/3 हो जाएगा 3 वोल्ट। और सिमिलरली वीयूटी क्या हो जाएगा, 2/3 वीसीसी। यहाँ से क्या हो जाएगा आपको, वीसीसी की वैल्यू पुट कर दीजिए 29/3, दैट इज 6 वोल्ट। ये 3 वोल्ट से 6 वोल्ट के बीच वेरी करेगा वीसी की वैल्यू। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, द इनपुट वोल्टेज गिवन टू अ कन्वर्टर इज वी आई इज इक्वल टू 100√2 sin 100 pi t वोल्ट। द करंट ड्रॉन बाय द कन्वर्टर इज, ये करंट की वैल्यू दे दी है। द इनपुट पावर फैक्टर ऑफ द कन्वर्टर इज, तो आईपीएफ बराबर होता है आपका इनपुट पावर फैक्टर इज इक्वल टू होता है डिस्टॉर्शन फैक्टर इनटू फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। जी की वैल्यू क्या हो जाती है, फंडामेंटल करंट अपॉन आरएमएस इनटू फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर होता है आपका कॉस फाई 1। IS1 क्या हो जाएगा, यहाँ से IS1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 100 pi t, ये फंडामेंटल हो जाएगा 10√2 अपॉन √2 RMS हो जाएगा, दैट इज 10 एम्पियर। इसके बाद आप IS की वैल्यू हो जाएगी, वैल्यू मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 10√2/√2 करेंगे तो 10 बचेगा, 10 का स्क्वायर कर देंगे, 5√2 अपॉन √2 का स्क्वायर करेंगे तो 5 बचेगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली 2√2 अपॉन √2 करेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11.35 एम्पियर। cos फाइव 1 की वैल्यू हो जाएगी, ये वोल्टेज की वैल्यू पार्टी दिया, ये पाई/3 से लेकर फाइव 1 की वैल्यू हो जाएगी पाई/3। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए 10 अपॉन 11.35 इंटू कॉस फाइव 1 दिया आपका पाई/3, कॉस पाई/3। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 0.44, फुट पावर फैक्टर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 0.44। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। द कम्यूटेशन ओवरलैप इन द फेज कंट्रोल AC टू DC कन्वर्टर इज ड्यू टू, ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू सोर्स इंडक्टेंस। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाए, लोड इंडक्टेंस नहीं होगा, हार्मोनिक कंटेंट ऑफ लोड करंट नहीं होता, स्विचिंग ऑपरेशन इन द कन्वर्टर, ये भी गलत है, डी विल बी राइट आंसर, दैट इज सोर्स इंडक्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चॉपर सर्किट आर यूज्ड टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ DC motors which are fixed from fixed DC voltage source. Variable voltage output can be obtained by which of the following methods? ऑप्शन देख लेते हैं। वेयरिंग द ऑन टू ऑफ टाइम रेशियो, ये आपका ऑप्शन सही हो सकता है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। एडजस्टिंग द वेव शेप, ये गलत ऑप्शन है। एडजस्टिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्विचिंग, दैट इज PWM टेक्निक। क्या अदर टेक्निक होते हैं एडजस्ट करने का, तो ये इसमें हम करते हैं।
तो ऑप्शन 3 भी आपका सही हो सकता है। और चौथा भी देख लेते हैं, यूजिंग ए स्विचेबल कोर रिएक्टर इन सीरीज विद मोटर, ये भी गलत ऑप्शन है आपका। पहला और तीसरा सही हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। इन एसी मोटर कंट्रोल द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी इज मेंटेन एट कांस्टेंट वैल्यू। VIF को हम मेंटेन क्यों रखते हैं? कांस्टेंट रखते हैं क्यों? ऑप्शंस देखते हैं, मेक मैक्सिमम यूज ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, ये आपका ऑप्शन सही हो सकता है। नेक्स्ट अब ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं, मेक मिनिमम यूज ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, ये भी गलत है। मैक्सिमम द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई टू प्रोवाइड टॉर्क, ये गलत है। प्रोवाइड मैक्सिमम पुल आउट टॉर्क, तो ये मैक्सिमम यूज के लिए होता है, इसको हम नियर टू सेचुरेशन पॉइंट से थोड़ा सा कम रखते हैं, तो हम इसको ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स ए बी फॉर द सर्किट शोन इन द गिवन फिगर इज, 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है और 120 ओम का ये रेजिस्टेंस है। तो ये ओपन सर्किट है आपका, आई की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पे कोई करंट नहीं फ्लो होगा तो कोई ड्रॉप नहीं होगा, तो ये भी बराबर 10 वोल्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी विल राइट आंसर, सेम वोल्टेज ही यहाँ पे भी शो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। What inductance will give the same reactance as a capacitor of 2 microfarad when both are at 50 Hz? फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी है, सी की वैल्यू दे दी है, तो एल की वैल्यू पूछ रहा है जिसपे एक्सएल और एक्ससी इक्वल होंगे। तो यहाँ से आपको पता है एक्सएल बराबर होता है 2 पाई एफ एल बराबर 1/2 पाई एफ सी। एल को कैपिटल में लिख दीजिए, 2 पाई एल की फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ से एल की वैल्यू आपको 1/4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर सी, सबकी वैल्यू दी हुई है, पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका, इसका ऑप्शन आपका मैंने सॉल्व किया है, इसे 5 हेनरी आ जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं और ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। द टोटल पावर इन अ 3 फेज सिस्टम वेदर स्टार और डेल्टा कनेक्टेड इज गिवन बाय 3 VL IL cos फाई। ये देख लेते हैं इसका हम पहले। टोटल पावर होता है आपका, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, ई बराबर होता है 3 फेज वोल्टेज और फेज करंट इनटू cos फाई। अब अगर जो स्टार कनेक्टेड है तो P स्टार बराबर क्या होता है, 3 स्टार में होता है वोल्टेज आपका VL/√3 और करंट आपका फेज करंट लाइन करंट के इक्वल होता है, और cos फाई √3 से 3 कटेगा, क्या हो जाएगा, √3 VL/IL cos फाई। सिमिलरली डेल्टा में क्या होता है, P डेल्टा बराबर होता है 3 डेल्टा में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के इक्वल होता है, तो इसको हम डायरेक्ट VL लिख देंगे, और करंट आपका लाइन फेज करंट इज इक्वल टू IL/√3 होता है इंटू cos फाई। ये आप ध्यान रखा करिए, ये जो पावर फैक्टर एंगल होता है वो फेज वोल्टेज और फेज करंट का ही बीच का एंगल होता है, ना कि लाइन वोल्टेज और लाइन करंट का।
इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये √3 से 3 कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका √3 VL IL cos phi। तो इनमें से तीनों में से जो भी ऑप्शन मैच करे वो आपका सही हो जाएगा। 3 VL IL यहाँ पे भेज दिया होता तो ये ऑप्शन सही होता है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, √3 VL IL cos phi, ये इससे मैच कर रहा, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ये भी गलत, ये भी गलत। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।